हमारे छत्तीसगढ़ में भी जितने लोग हैं उनमें 30% लोगों को एलर्जी है। अच्छा, अब उसमें से 90% लोग को पता ही नहीं रहता कि उनको एलर्जी है। अगर किसी को कोई एलर्जी है वो पता कैसे लगाएगा, क्या प्रोसीजर होता आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि आज मेरे पास जो सेंटर में आ रहे हैं काफ़ी लोग आते हैं और कम से कम हमने 11 से 12 हज़ार लोग का दवाइयाँ बंद कर दिया है और उनका एलर्जी बीमारी। है? छत्तीसगढ़ की पॉल्यूटेड जगह है, जैसे सबसे ज़्यादा कोरबा है, रायगढ़ है और रायपुर में भी आसपास इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। तो क्या यहाँ के पेशेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं? सर ये मेरा बच्चा एक गांव में था तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रायपुर में बच्चा पैदा हुआ, इसको बहुत ही सर्दी खांसी बार बार मतलब परेशान ही रहता है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में मनीष एलर्जी की समस्या बढ़ने वाली है। टाइम है वो 2 बजे बज चुका है, 3 बज चुका है, कई लोग 4 बजे तक ही 4 बजे तक फ़ोन रख भी देते तो भी नींद नहीं आती है। ये सब का क्या इलाज रहता है? हेलो गाइस, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, रायपुर के बहुत ही फेमस एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। वैसे तो ये लंग के डॉक्टर हैं, मगर एलर्जी इनकी स्पेशलिटी है। आसपास के स्टेट से बहुत सारे लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और बहुत ही फेमस है ये। तो आज हम लोग मिलते हैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन से और जानते हैं हेल्थ, एलर्जी, स्मोकिंग, स्लीप डिसऑर्डर, स्नोरिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन से। सो थैंक यू डॉक्टर केदारनाथ, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला और आज हम लोग एलर्जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर और स्नोरिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एलर्जी एक बहुत बड़ी बीमारी है? मतलब मोस्टली लोग तो इग्नोर कर देते हैं इसे। पिछले मैं 10 साल से रायपुर में सेवा दे रहा हूँ एलर्जी के लिए। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, अगर वो ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ के लिए तो उसको एलर्जी बोलते हैं। मतलब सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिव हो जाए हमारा, तो वो एलर्जी आता है। वो एलर्जी में नोज़ की एलर्जी होती है, उसमें बार बार छींके आना, नाक बंद रहना, कभी वो 1 घंटे से ज़्यादा रहेगा, कभी हफ्ते में 4 दिन, कभी हफ्ते में 1 दिन। तो माइल्ड परसिस्टेंट के हिसाब से रहता है। कभी लोग इससे 5 साल 10 साल से परेशान रहते हैं और दवा खा कर के। दूसरी एलर्जी आती है जैसी नाक से नीचे गए अपन गले से इसकी सांस की नलियों में, उसकी एलर्जी को लोग जैसे बोल देते हैं अस्थमा है, दमा है। वो अस्थमा दमा एक बेसिकली एक एलर्जी है सांस की नलियों की। इसके लिए लोग इन्हेलर लेते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं और जीवन भर, डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर दवाइयाँ लेना रहेगा, तो उन लोग जीवन भर इन्हेलर लेते हैं। तीसरा एलर्जी आता है स्किन का। स्किन का एलर्जी भी वैसा होता है कि स्किन के डॉक्टर पास जाते रहते हैं, लेकिन जब तक दवा खाते हैं ठीक रहता है, फिर ये बार बार ये दाने उगते रहते हैं, खुजलियाँ होती रहती हैं। तो ये इस तरह से एलर्जी हमें समझ में आता है, हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अगर किसी को कोई एलर्जी है वो पता कैसे लगाएगा? वो आपको अगर सिम्टम्स बताएंगे या फिर क्या प्रोसीजर होता है इसका? देखिए, जीना जो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एलर्जी का जो एक गाइडलाइन है हमारे वर्ल्ड का, उनके हिसाब से 30% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को एलर्जी है। मतलब 100 में 30% को एलर्जी। हम इंडिया की भी बात करेंगे, जितना इंडिया का पॉपुलेशन है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जितने लोग हैं उनमें 30% लोगों को एलर्जी है। अच्छा, अब उसमें से 90% लोग को पता ही नहीं रहता कि उनको एलर्जी है। 10% को समझ में आता है कि सांस बहुत ही ज़्यादा फूल रही है, नाक बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, कभी कभी पेट की भी एलर्जी होती है। तो 10% ही डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं और डॉक्टर भी उनमें मतलब, क्योंकि ये 90% हिस्ट्री से ही समझ में आता है कि इनको एलर्जी, तो इसलिए एलर्जी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोगों को खुद पता नहीं रहता कि उनको एलर्जी। जैसे कोई सफाई वफाई का काम कर रहा हो तो अचानक सर्दी हो जाता है, ठीक है, कोई बाइक वगैरह चला रहा है पोल्यूशन के कारण, तो ये सारा कुछ एलर्जी के ही मतलब पार्ट में आता है। एलर्जी के ही पार्ट में आता है। ये सब एलर्जन ट्रिगर होते हैं। तो मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि जैसे जिनको नाक की एलर्जी रहती है, सर्दी रहती है, सुबह उठते ही छींकने लगते हैं, नहाने के बाद छींकते रहते हैं, जैसी टेम्परेचर चेंज हुआ छींकते रहते हैं, जो कुछ खाने पीने की एलर्जी हो तो छींकते रहते हैं। वैसी सांस की एलर्जी लोग को भी अस्थमा का अटैक आते रहता है, मॉर्निंग में आता है, ठंड के दिनों में ज़्यादा आता है और किसी किसी को तो 12 महीना भी आता है, किसी को धूल में जाने से आ जाता है। लेकिन
जो मरीज़ हैं जो उनको माइल्ड अस्थमा है, जिनकी एलर्जी उतनी नहीं है, उनको कभी कभी लगता है कि यार दिन भर में जल्दी थक जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ जल्दी हाँफ जा रहा हूँ, जबकि उनका एक्सरे भी ठीक है ना, उन लोग कभी स्मोकिंग करते हैं ना, यंग एज है उसके बावजूद भी उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि छाती दर्द कर रहा है, वो हार्ट के डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, जबकि सब चीज़ जांच कराने के बाद सब चीज़ नॉर्मल रहता है। उनको समझ में नहीं आता मेरे को छाती में दर्द क्यों हो रहा है, मैं जल्दी क्यों थक जा रहा हूँ, तो वो एलर्जी ही है तुम्हारी सांस की नलियों का, अस्थमा का। तो एक बार जाके आप पीएफटी लंग के डॉक्टर से मिलेंगे तो वो पीएफटी करवाएंगे, फूकने की जांच, तो उसमें समझ में आ जाता है कि उनको अस्थमा है। तो इसलिए ये बहुत ही हिडन है, लोग मतलब इसको जान नहीं पाता है कि उनको एलर्जी है, जो बेसिकली जो सांस की एलर्जी रहती है। बाकी एलर्जी तो दिखती है, लेकिन सांस की एलर्जी में लोग कई सारे डॉक्टर के पास भटकते हैं। अगर स्किन की है तो वो दिखने लग जाता है। हाँ। तो इसका क्या इलाज है? मतलब मैंने तो वही मोस्टली देखा है सबको दवाई लेते हुए जी। तो क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है? ये 100% तो नहीं बोलूँगा, फिर भी 70 to 80%, जैसा कि बोलते हैं कि दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं। बट एक एलर्जी इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा तरीका है जिसको हम जड़ तक उसको ख़त्म कर सकते हैं 70 से 80%। मीन्स आपको मेडिसिन जो उसकी होती है स्टेरॉइड और बड़ी बड़ी मेडिसिन वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग काफ़ी समय से लेते रहते हैं, क्योंकि दवाइयाँ अल्टीमेटली साइड इफ़ेक्ट करता रहता है। तो अगर हमें दवा बंद करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। इसके थ्रू हम जो लोग काफ़ी परेशान हैं दवा ले लेके और जो एलर्जी से काफ़ी परेशान हैं वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। एक आध केस अगर आप बताना चाहें। जी, जैसे अनु शर्मा जी को सब जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म हीरो हैं और अब तो सर इतने फेमस हैं। उनको जब भी वो गाना गाते थे मेरे को बोलते थे, सर जब भी मैं गाना गाता हूँ मेरे को गले में दर्द होने लगता है, गला बार बार ऐसे करना पड़ता है। तो वो बेसिकली उनको एलर्जिक राइनाइटिस था जो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, और एलर्जिक राइनाइटिस के कारण उनका नाक के पीछे पानी जाता था। तो उसके लिए वो एलर्जी की दवा जो भी आती है वो लेते थे, मोन्टेलिका जो भी दवा रहती हैं वो लेते थे, तो कंट्रोल होता था, फिर बार बार होता था। तब मैंने उनको इम्यूनोथेरेपी सजेस्ट किया, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। अब वो ओरल एलर्जी इम्यूनोथेरेपी लेके उनको काफ़ी बेटर फील होता है, अब उनको दवाइयों की सख्त ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे तो बंद कर सकते हैं। पॉल्यूशन वगैरह के कारण भी जिन लोग रेगुलर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक पे हैं, उन लोगों को भी एलर्जी होती है जी। उसके एक आध केसेस आप बताइए। जैसे कि जो यंग लोग रहते हैं जो बाइक में ज़्यादा घूमते हैं, तो जो बाइक में घूमते हैं जैसे उनको लगता है कि पॉल्यूशन के वजह, लेकिन बेसिकली जो पॉल्यूशन में होता है वो पॉलेंस होते हैं, परागकण, जो पेड़ पौधे से उड़ के हवा में घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, हम उसमें जैसे घूमते हैं, हम एलर्जी वाले हैं, तो वो परागकण हमारे कपड़े में, हमारे बालों में जाके चिपक जाता है हमारे नाक के थ्रू, फिर वही जाके वो एलर्जी करता है। तो उनको मैं बताता हूँ, एलर्जी टेस्ट करवाता हूँ, उनका स्किन प्रिक टेस्ट होता है, उसमें समझ में आता है कि हाँ यार मुझे परागकण से भी एलर्जी है। जो पॉल्यूशन बेसिकली अपन बोल रहे हैं, जो परागकण से भरा हुआ है, जो धूल से भरा हुआ है, हाँ उससे एलर्जी है। तो उनको समझ में आता है, हाँ सर आपने सही बोला, वो परागकण से ही मेरे को एलर्जी है, और उसी का मैं टीका उनको देता हूँ बना के। तो उन लोग लेते हैं। तो मनीष आप बिलीव नहीं करोगे, वो पिछले 5 साल से 10 साल से इनहेलर ले लेके डॉक्टर के पास जा के परेशान रहते हैं, फिर भी लेकिन इम्यूनोथेरेपी से उनका इतना अच्छा रिजल्ट आता है। गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे कि यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी गाइडलाइन है, हमारे इंडिया का है, उनके हिसाब से 3 महीने में 30%, 6 महीने में 50%, 9 महीने में 90% एलर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है मेरे मरीजों को 2-2 महीने में दवाइयाँ बंद हो जाती है, 2 से 3 महीने में। जो यंग रहते हैं उनको और जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये इतना अच्छा तरीका है कि हम एलर्जी अस्थमा से, क्योंकि वो अस्थमा वाला मरीज पेशेंट ही जानता है, जब अस्थमा काटे खाता है उसको अंदर से बेचैनी लगती है, घबराहट लगता है, दिल की धड़कन तेज़ बढ़ने लग जाती है, उसको डर लगने लगता है कि मेरे साथ क्या होगा अगले पे। जैसे ही उसको इनहेलर मिलता है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। या फिर बेचारे को दवा ले लेके कभी कभी डॉक्टर के पास स्टेरॉइड का इंजेक्शन और गोलियां ले लेके अपनी पूरा हेल्थ को ख़राब करता है। ऐसे पेशेंट जो इम्यूनोथेरेपी करा के उनको पुनर्जन्म मिलता है। फीमेल थी, 42 ईयर की महिला थी, ये हमारे यहीं थी, हमारे क्लिनिक में आई थी, कुछ दिनों के पहले की बात है। वो सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि वो काफ़ी 5 साल से परेशान थी डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि उनका जो स्टेरॉइड का जो मैक्सिमम डोज है, और हम लोग मतलब सारे चीज़ उनको मिल गया था, सब चीज़ लेने के बाद भी उनकी एलर्जी अस्थमा कंट्रोल में नहीं था।
तो वो उनने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड ही करूँगी, क्योंकि मेरे गाँव कोई तरीका नहीं है। फिर हमारे क्लिनिक में आए, मैं उनको समझाया कि नहीं, मुझे एक बार चांस दो। उनका मैंने प्रॉपर हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री 90% हम डायग्नोज कर सकते हैं मनीष, कि उनके पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं, अस्थमा है कि नहीं। तो मुझे समझ में आया कि इनको एलर्जी है, और एलर्जी डस्ट माइट से है। डस्ट माइट मतलब जो धूल के कीड़े बोलते हैं। हाँ। ये कीड़े जिस गद्दे में हम 7 से 8 घंटा सोते हैं, उस गद्दे में भरे पड़ते हैं। जैसे आप रात को सोने गए, आपके पसीने, आपके एक्सक्रीशन को खाने के लिए पनप जाते हैं कीड़े, अब वही जाके एलर्जी करता है। सुबह आके छींक आना, सांस फूलना। जिन लोगों को 12 महीना एलर्जी रहती है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये डस्ट माइट पॉलिन का मुझे समझ में आया हिस्ट्री से, कि इसको 12 महीना दिक्कत रहती है। अब सुबह उठते ही इसको छींक आती है और सांस फूलती है। तो मुझे समझ में आया धूल के कीड़े से। फिर मैंने उनका टेस्ट लगवाया। जैसे ही हमने एलर्जी प्रिक टेस्ट किया तो समझ में आया उसको डस्ट माइट की एलर्जी है। फिर मैंने उसका टीका बनवा के दिया हूँ। बिलीव नहीं करोगे मनीष की 3 महीने में उसको अभी वो इनहेलर भी बंद कर दे रही है। मैं बोला इनहेलर तो ले लो, और इतनी खुश है, उसको लगा कि पुनर्जन्म मेरे को मिल गया। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। आपने बताया इम्यूनोथेरेपी, यस, ये कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, इसमें सबसे पहले हम मैक्सिमम रोल रहता है ट्रीटमेंट का आपकी हिस्ट्री से। बोलते हैं ना, जिससे एलर्जी उससे दूर रहो। अब आपकी खाने पीने की जो भी एलर्जी, अंडे से एलर्जी है, नट से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, दही से एलर्जी है, वो टेस्ट निकल जाता है। हम जब हाथ में करते हैं, पेशेंट खुद देखता है कि हाँ यार मेरे को इससे एलर्जी हो रही है। हम हाथ में कर, बहुत ही सेफ तरीका है। कोई अभी 50-55 साल से हमारे इंडिया में होते आ रहा है, उससे भी पहले से होते आ रहा है। अभी तक कोई पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो बहुत ही आसान, पेशेंट आराम से बैठता है चेयर में या लेट सकता है। एलर्जी टेस्ट लगाते हैं, उसमें समझ में आता है कि पर्टिकुलर चीज़ से उसको एलर्जी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। टेस्ट लगा के पता लगा लेते हैं भाई इसको इस चीज़ से एलर्जी हो रही है। फिर क्या होता है, मान लो धूल से एलर्जी, तो वही धूल को अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि बच्चों को टीका लगाते हैं। जैसे कोरोना का टीका बना कोरोना वायरस से ही। तो मैं जैसे मान लो आपको मच्छर से एलर्जी है, तो मैं मच्छर को ही उसका वैक्सीन बनवाता हूँ। वो मैन्युफैक्चर होके आती है हमारे जो पटेल चेस्ट एलर्जी इंस्टीट्यूट है दिल्ली से। तो वहाँ वो इंस्टीट्यूट से आती है एलर्जन बन के। वो वैक्सीन मैं आपको या तो ओरल के रूप में दूंगा जब के नीचे, या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन के थ्रू थाई में ले। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पर्टिकुलर एलर्जन के लिए डिसेंसिटाइज हो। डिसेंसिटाइज मतलब आपकी बॉडी हैबिट हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये तो मेरा भाई एलर्जन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको इतने बार दूंगा उसको, आप खुद लगाओगे, मैं सिखा दूंगा कैसे लेना है। आपकी बॉडी, वही बोला, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। आदमी को धीरे धीरे एंटीबॉडी बनता है, उसको समझ में आता है कि नहीं यार, अब उसको जब आता है, मान लो फिर वो मच्छर आया काटा, तो उसको एलर्जी नहीं होगी क्योंकि अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गया। जब एलर्जी नहीं होगी, जब धूल आएगा, एलर्जी नहीं होगी, तो दवा लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तो प्रोसेस को तब समझ बहुत ही, हाँ, तो इतना सिंपल तरीका है, नेचुरल तरीका है। और कोई इसमें हम लोग आर्टिफिशियल कोई दवा नहीं दे रहे हैं। जो बॉडी को जो नेचुरल एलर्जन है उसी को दिया, एंटीबॉडी बनाया जा रहा है अंदर। बस सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इसी भाषा में समझें। और कम से कम मैं तो बोलूँगा जो काफ़ी समय से परेशान हैं, पहले तो अपने लक्षणों को पहचानो कि भाई तुम जल्दी हाँफ जा रहे हो, थक जा रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी का नहीं है, तुम्हारा एलर्जी फैक्टर है। और एक बात बताऊं मनीष, जो एलर्जी वाले रहते हैं उनकी लाइफ 90 साल से ऊपर रहती है। तो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो, लोग परेशान रहते हैं, अरे यार मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। एलर्जी एक तुम्हारी पूर्वजों का एक आशीर्वाद है। 70% जो रहता है अनुवांशिक रहता है एलर्जी। तुम्हारे दादाजी को होता है, तुम्हारे परदादा को रहता है। तो वो जो एलर्जन है, उनको जैसे एलर्जी है, उनकी भी हिस्ट्री रहती है, वो 90 साल भी जिए रहते हैं। अच्छा। वो उनकी मान लो माइल्ड है, लेकिन आपको अभी सीवियर हो रहा है, अब सीवियर हो रहा है, आपको दिक्कतें ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी करवाओ। और खुश इसलिए रहो कि आपकी लाइफ लंबी है यार, आपके पूर्वजों ने आपको जीवन दिया है। तो मैं जितने एलर्जी के मरीज हैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगा, अपने लक्षण पहचानो। अगर आपको पता है, आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि तुम्हें एलर्जी है, तो तुम इस बात को खुश रहो कि तुम्हारी लाइफ लंबी है। और इसका परमानेंट इलाज है इम्यूनोथेरेपी का। और इम्यूनोथेरेपी के फील्ड में मैं काम करते हुए मुझे 10 साल हो गया मनीष। और मैं पूरे ये अपने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट में मेरा जो आ रहा है पहला लंग एलर्जी सेंटर होगा, जो मैं इन लोगों की मैं सेवाएं कर पाऊंगा और ऐसे पेशेंट को अच्छा कर पाऊंगा। हमने भी जब पढ़ा तो पता चला कि आप सेंट्रल इंडिया के एकमात्र एलर्जी डॉक्टर हैं जो इनका क्योर करते हैं। जी जी।
तो आपने ये नहीं सोचा कि मतलब जो भी डॉक्टरी लाइन में जाता है डॉक्टर बनने के लिए, वो या तो सर्जन बनना चाहता है या तो बोला जाए डर्मेटोलॉजी में जाना चाहता है, टॉप मतलब होता है वो, तो आप इस फील्ड पे लंग और एलर्जी पे कैसे चले गए? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं 8th क्लास में था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि हम बड़े डॉक्टर को देखते हैं तो लगता है यार मैं भी ऐसा डॉक्टर बनूं, बड़ा डॉक्टर बनूं। तो वो तो सपना मेरा शुरू से था मनीष, कि करना है मेरे को। और फिर मैं पल्मोलॉजी मुझे मिला, मैंने तैयारी किया, कोटा में जाके सब चीज़ किया, रैंक आई तो पल्मोलॉजी मिला मुझे, लंग्स का डॉक्टर। मैं तो सोचता था कि मैं सर्जन बनूंगा, ये करूंगा, बट मुझे पल्मोलॉजिस्ट मिला तो मैंने चलो बोला यार ले लेते हैं लंग्स। अब उस समय आज से 10 साल मतलब 13 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, 12-13 साल। तो मैंने लंग्स पे काम किया, लंग्स पे पढ़ाई की, सब किया। एलर्जी देखा मैंने, इतना कॉमन है एलर्जी, इतना हो रहा है और इसको लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ आके देखा तो यहाँ चेस्ट में लोगों का अवेयरनेस ही नहीं था। इवन मतलब जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट थे, नाक की एलर्जी, वो ENT डॉक्टर के पास भटकते थे। जो स्किन के एलर्जी वाले थे वो स्किन के डॉक्टर के पास भटकते थे। और जो सांस वाले थे वो हार्ट के डॉक्टर के पास, जैसे कि चेस्ट पेन होता है, या तो फिर MD मेडिसिन के पास। हमारा तो अस्तित्व ही नहीं था आज से 8-10 साल पहले। फिर मैंने सोचा कि यार इतना कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट मेरे को मिले एलर्जी के स्टार्टिंग में। और उन सबसे मनीष ये बात है कि हैरानी की बात यह है कि ना डॉक्टर ने उनको बताया था कि इनको एलर्जी है, ना उनको भी पता था कि इनको एलर्जी। फिर मैंने अवेयरनेस धीरे धीरे आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि आज मेरे पास जो सेंटर में आ रहे हैं काफ़ी लोग आते हैं और कम से कम हमने 11 से 12 हज़ार लोग का दवाइयाँ बंद कर दिया है और उनका एलर्जी बीमारी भी पता कर। आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि हमारे फैमिली में कितने लोगों को कोई झाड़ू लगा रहा है तो जी कोई बाहर गया तो उसको सर्दी हो गया है, कोई छौंक कर रहा है तो सास बहू को बोलती है कि भाई ये बार बार छिकती रहती है छौंक लगाते हुए। तो ये दिक्कत आप बोलोगे, अपने भाई को देखोगे, अरे नहा के आता है कितना छिकता है, कि कितना खांसता रहता है, बार बार गले में क्या है, सब करा लिए, एक्सरे करा लिए, सारा सब नॉर्मल रहता है। पैरासीटामोल ले रहे हैं, बस डोलो ले रहे हैं और सर्दी की दवाई ले रहे हैं, ये कर करके चला रहे हैं काम। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर उसके स्पेशलिस्ट नहीं है तो चीज़ों को नहीं समझा पाते, नहीं कर पाते। तो मैं लोगों को इस तुम्हारे साथ जो पॉडकास्ट हो रहा है उसके माध्यम से लोगों को एटलीस्ट पता चले, हमारे जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको पता चले कि यार उनको जो ये हो रहा है, यार किसी को ये मत बोलो कि यार तुम्हारी ये तो डरपोक है। वो कभी कभी साइकेट्रिक पास चले जाते हैं, फालतू में इसका सांस फूल रहा है, फालतू में धड़कन, जबकि हार्ट ठीक है, दिल ठीक है, काहे धड़कन तेज होता रहता है, क्यों सांस फूल रहा है इसका, जब सब ठीक है। तो भाई एक अस्थमा भी एक हिडन एलर्जी रहता है सांस नली की, जो लोगों को पता नहीं रहता कि है उनको। तो एक बार टेस्ट कराओ, लक्षण को पहचानो और ये करो। आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया है, मेडिकल जो फीस है बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। पहले मेडिकल पॉलिसीज़ नहीं लेते थे लोग, लेकिन और आपको अगर एलर्जी है और आप गलती से लंग्स के डॉक्टर के पास चले गए तो, और हार्ट के डॉक्टर के पास चले गए तो फिर आप मतलब बैंकरप्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस है ना मनीष, देखो इसमें क्या होता है, इसमें लिस्ट रहती है टेस्ट करवाने की। आपको सब चीज़, ब्लड, सारा ब्लड टेस्ट, CT स्कैन करवाओ, पेट स्कैन करवाओ, MRI करवाओ, इको करवाओ, सब करवा के लोग थक जाते हैं यार। कारण क्या पता ही नहीं चल रहा है यार। अभी हाँ ये भी रहता है, क्योंकि इसका साइकिल रहता है। मान लो कुछ महीने ठीक हो तुम, फिर कुछ महीने के लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर कुछ महीने ठीक हुए फिर दिक्कत हो जाएगी, ये साइकिल चलता रहता है। तो जो बच्चा पैदा भी होता है उनको बोलते हैं सर ये तो बार बार इसको निमोनिया ही होता रहता है बेचारा, जबकि उसको एलर्जी वाला पेशेंट है और उसकी इम्यूनिटी बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छी है। और उसको लोग बोलते रहते हैं नहीं ये तो बच्चा शुरू से इसको निमोनिया होता रहता है, खांसता ही रहता है, जबकि उसको लोग ऐसा बोलते कमज़ोर है बोलेंगे। तो ये मिथ है लोगों का कि यार, तो मैं तो बोलूँगा भाई उसको एलर्जी है, उसकी वो जितना जिएगा ना उतना तुम्हारे परिवार के लोग नहीं जिएंगे उतना लंबा उसकी। तो आपका बचपन वगैरह कहाँ से हुआ है? मैं चंद्रपुर है, चंद्राष्टमी मंदिर और महानदी जहाँ मतलब बहती है, तो वहीं पे नदी पे नहाता था, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं और वहीं की स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया हुआ है। ओके। सरकारी। और फिर रायपुर कब शिफ्ट हुए? रायपुर मैं बेसिकली मैं भोपाल चला गया था 9th-10th में। मेरे पापा के शुरू से संघ में थे, उनके जो दोस्त लोग थे शाखा संघ, तो उनने बोला कि यार अपने बेटे को
ऐसी जगह भेजो जहाँ अनुशासन, नियम, कानून ये सब रहे। मॉर्निंग का आधा घंटा हाँ, तो प्रार्थना मैं हो। शुरू से ही आवासीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर भोपाल। तो रायपुर में आपका ये सेंटर कहाँ पे है, अगर किसी को ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से या फिर आसपास के स्टेट से देखिए, आना ये हो? रायपुर का जो मिड बोलते हैं, पंडरी, हर किसी को पता है पंडरी मार्केट कहाँ पे है रायपुर में। वही पंडरी मार्केट में ही हमारा, वहीं से आगे दूर जाएंगे तो अवंती बाई चौक में हमारा क्लिनिक अभी जो रनिंग चल रहा है सेंटर, और आने वाले अभी टाइम पे हम छत्तीसगढ़ का फर्स्ट लंग एलर्जी इंस्टीट्यूट देंगे। तो आप एक स्लीप स्पेशलिस्ट भी हैं। जी। वो क्या होता है? आज के दिन में हम लोग मतलब हर किसी को गूगल या फिर कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करना ही पड़ता है कि स्लीप मतलब रात को स्क्रॉलिंग कैसे बंद करके हम सोए कैसे। जी, मैं मनीष बोलना चाहूँगा कि स्लीप मेडिसिन में एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अभी कोई, इसके भी डीएम होते हैं जो स्लीप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं, अभी है नहीं फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में। फिर भी एज ए हमारा जो पल्मरी मेडिसिन जो ब्रांच है, हमारा स्लीप मेडिसिन भी एक पार्ट है ब्रांच का। तो स्लीप के बारे में भी हम देखते हैं और स्लीप की जो भी जितनी भी बीमारियां रहती हैं उनका भी हम इलाज करते हैं। तो इस पे क्या अभी जो यंग जनरेशन है या फिर जो ओल्ड जनरेशन है उनके भी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है? जी, तो अभी क्या चेंजेस आ रहे मैं हैं? तो ये बोलना चाहूँगा, देखो स्लीप बोलो तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये नॉर्मल स्लीप क्या है, एबनॉर्मल स्लीप क्या है। तो नॉर्मल स्लीप क्या होता है, सबसे पहले आरईएम स्लीप होता है, फिर एनआरईएम स्लीप होता है, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं, जिसमें सपने आते हैं, उसको हम आरईएम स्लीप बोलते हैं, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं। ये एक नॉर्मल है, मतलब एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, वैसे 4 से 5 साइकिल पूरे दिन भर का होता है। बोलते हैं एज के हिसाब से रहता है, जो बच्चा 4-5 साल 10 साल तक है उसको 15 से 16 घंटे नींद की ज़रूरत है। जो मिडिल एज वाले हैं उनको एटलीस्ट 7 घंटे नींद की ज़रूरत है, और जो ओल्ड एज वाले हैं उनको एटलीस्ट 5 घंटे की नींद की ज़रूरत है। तो सबका अलग अलग बॉडी के हिसाब से स्लीप रहता है। जबकि ये क्या होता है कि हम इस पे स्लीप पे जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हमारा स्लीप मान लो 7 घंटे लेना है, आप 5 ही घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। बेसिकली मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनके माता पिता बच्चों को सुबह से उठा देते हैं 6-7 बजे से, जाओ भाई स्कूल का टाइम हो रहा है तुम्हें, और वो बच्चे क्या होते हैं लेट में सोए रहते हैं 1-2 बजे, और उनकी नींद कंप्लीट नहीं रहती। तो ऐसे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनआरईएम स्लीप होता है 30 मिनट का, फिर आरईएम स्लीप में आप पहुंचते हो, डीप स्लीप में, फिर एनआरईएम, फिर आरईएम स्लीप, ये जो स्लीप का साइकिल चलता है। तो जैसे बोलते हैं ना सपना आना, तो कई सपने याद रहते हैं, कई सपने अपन को याद नहीं जाते हैं। तो सपना आ रहा है मतलब अच्छी बात है, मतलब आपका जो क्रिएटिविटी माइंड है वो ग्रो हो रहा है, आप क्रिएटिविटी बन रहे हो, क्रिएटिव बन रहे हो कि आपको सपने आ रहे हैं। आपने वो सपने लिया नहीं, आप डीप स्लीप तक गए नहीं, आपकी नींद किसी ने उठा दिया, तो मतलब आपका जो क्रिएटिवनेस है वो ख़त्म, मतलब आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। तो मैं सारे जो मेरा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा उनके कि बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा लंबा सोने दो। उनको या तो जल्दी सुलाओ, और जल्दी नहीं सो पाते तो एटलीस्ट लंबा सो। या फिर मैं तो सीधी सी बात है, मैं सरकार को ही वही बोलूँगा, भाई बच्चों का टाइमिंग थोड़ा लेट ही रखो। 10 बजे तक एटलीस्ट बच्चे अपनी नींद ले लें, क्योंकि नींद उनके मेन ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके आईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो गधे गधे बच्चे पैदा मतलब बढ़ेंगे। तो सपने याद रहने चाहिए या नहीं रहने देखो, चाहिए? सपने रहने, वो अपने ऊपर डिपेंड मतलब नहीं करता, वो तो मतलब कई सपने याद रहते हैं वो भी नॉर्मल है, कई सपने याद नहीं रहते वो भी नॉर्मल है, बट सपने भी आना ज़रूरी है तुम्हारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बच्चों। अब जो जनरेशन है, जो रात को, क्या जनरेशन, क्या हर कोई जनरेशन, आई थिंक ओल्ड एज भी आजकल मोबाइल चलाती है रात के 12 बजे तक, देन फिर उनको नींद ही नहीं आती है। मतलब जो नींद आने का टाइम है वो 2 बजे बज चुका है, 3 बज चुका है, कई लोग 4 बजे तक फ़ोन रख भी देते तो भी नींद नहीं आती। ये सब का क्या इलाज रहता है? देखिए कि हमारा जो साइकिल रहता है, जैसे कि हम 1 दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं सोए, 3 दिन नहीं सोए, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक, हमारे ब्रेन में वो सिग्नल जो साइकिल चलता है वो एक्टिवेट हो जाता है,
एक एक्टिविटी होती है ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन में जो बीटा बीटा फ्रीक्वेंसी वेव निकलती है, थीटा वेव निकलता है, तो हमारे ब्रेन में नॉर्मली वो हमें स्लीप सुला ही देंगे। तुम दवा खाओ, अगर 2-3 दिन से जगे हो, जैसे कई लोग रात भर जग जाते हैं लेकिन दिन को सोना पड़ ही जाता है, तो वो दिमाग का वो है जो बीटा एक्टिविटी से अल्फा एक्टिविटी में आएगा ही, दिमाग तुम्हें सुलाएगा ही। तो इसकी चिंता मत करो कि हम रात भर जगे हैं तो क्या हो गया, तो चलता है वो तुम, क्योंकि जानवर भी जगेगा ना तो वो सोएगा ही, क्योंकि वो ऐसा भगवान ने हमें, मतलब नेचर ने ऐसा बनाया है कि स्लीप तो ज़रूरी है, वो आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि एक स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन मतलब आप जब सोने के लिए जा रहे हैं तो पूरे हाथ पैर सब धो के, बिस्तर साफ़ होना चाहिए, आधे 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, रूम अंधेरा होना चाहिए कि मेलानिन का सिक्रेशन हो, उससे नींद अच्छी हो। तो ये स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें। बट अगर नींद नहीं हो रही किसी वक्त, तो आपका जो बॉडी है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो आपका नींद वो कवर कर लेगा। तो कोई घबराओ मत कि मैं रात भर जग गया, तो वो सब बॉडी एडजस्ट कर लेती है, ऐसा कोई कुछ बीमारी नहीं होता। अगर हाँ, लेकिन कई लोग अनकंट्रोल होते हैं, तब वो समस्या आती है, फिर नींद की बीमारियाँ चालू होती है। ठीक है, अब नींद की बात आती है तो खर्राटे की भी बात मतलब होनी चाहिए। जी जी, कि आजकल कोई छोटे बच्चों को भी ये हो रहा है और बड़े लोगों को भी ये हो रहा है, तो खर्राटा कितना प्रॉब्लमेटिक है अभी? तो मनीष, मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल खर्राटा क्या है। क्योंकि आज के डेट में तुम देखोगे, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी तुम्हारे बगल में सो रहा है, तुम्हें खर्राटे की आवाज़ देखने मिल जाएगा। ऐसे में सबको बीमार है, ऐसा कुछ नहीं। खर्राटे नॉर्मल है। हाँ, अब नॉर्मल कब बोलेंगे वो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खर्राटे लेते वक्त उनकी नींद खुल जा रही है तो वो अब नॉर्मल है। हाँ, अगर सुबह वो बंदा सो के उठता है खर्राटे और बोलता है कि यार मेरी अच्छे से नींद नहीं हुई, और दिन भर वो सोते रहता है, टीवी देखते देखते सोता रहेगा, गाड़ी देखते देखते सो जाएगा, झपकियाँ आती रहेंगी उसको दिन भर, उसको प्रॉब्लम है। तो उसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नींद की खर्राटों की बीमारी। वैसे खर्राटे नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो एबनॉर्मल खर्राटे होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा खर्राटा होता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि आगे जाके हार्ट की बीमारियां चालू हो जाती हैं। अच्छा, उनको तो लगता है खर्राटे बढ़िया नींद सोया है, लेकिन हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियां चालू हो जाती हैं। इसलिए खर्राटों को नज़रअंदाज मत करें। अगर डेली और बहुत साउंड खर्राटे आ रहे हैं, बहुत तेज़ खर्राटे आ रहे हैं और खर्राटे से प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार ज़रूर स्लीप स्पेशलिस्ट से। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, स्नोरिंग का, खर्राटे का? जी, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें जैसे ये मल्टी टीम देखती है। सबसे पहले पल्मोलॉजिस्ट स्लीप वाले हम लोग देखते हैं, फिर डेंटल वाले भी देखते हैं, फिर ईएनटी के डॉक्टर भी देखते हैं। ईएनटी डॉक्टर देखते हैं कि नोज में कोई सेप्टम का तो कोई डिफेक्ट नहीं है ना। और ओरल कैविटी में डेंटल वाले देखते हैं कि पैलेट तो इनलार्ज नहीं है। कई लोग का टंग बड़ा रहता है, तो उसके कारण, मतलब बेसिकली क्या होता है, खर्राटे क्यों आ रहे हैं। जैसे ही हम डीप स्लीप में जाते हैं, ये सांस की नली है, डीप स्लीप में जाते हैं तो जो वहाँ की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के कारण हवा छोड़ने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसके वजह से खर्राटे आते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कोई लोग बहुत ही अल्कोहल लेते हैं तो दिक्कत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। कई लोग ओबीस रहते हैं, मोटापा रहता है, तो ज़्यादा ब्लॉक करता है। और कई लोग का जीभ बड़ा है, वही बता रहा था, कई लोग का सॉफ्ट बड़ा। तो सबसे पहले हमें एवेल्युएशन करना रहता है कि इसका कारण क्या, रीज़न क्या है, और उसके बाद समझ में आता है यार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो हम स्लीप स्टडी कराते हैं। तो ओवरनाइट स्लीप स्टडी होती है, आप जहाँ रहते हैं वहीं जाके स्लीप स्टडी हो जाती है। तो रिपोर्ट में पता चलता है कि इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो समझ में आता है कि अगर वेट का इशू है तो वेट लॉस करते हैं, अगर कुछ सर्जिकल इशू है तो वो करते हैं। और सबसे कॉमन एक मशीन आता है, बाईपेप मशीन, सीपेप मशीन है, उसको हम देते हैं, बहुत रात को लगाते हैं, वो पॉजिटिव एयरवे देता है। तो उससे नींद भी अच्छी होती है उनकी, खर्राटे भी नहीं आते, और सामने जो बगल में सोए रहते हैं उनको भी परेशानी नहीं होती है। और उनकी जो आने वाली हार्ट की बीमारियां हैं, बीपी की बीमारियां, वो जैसे कि बप्पी लहरी, ये इतना खतरनाक है। लोगों को लगता है कि खर्राटे तो हैं और क्या है, अच्छा है, बढ़िया सोया है, सोने दो उसको। बप्पी लहरी जी को ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से ही उनकी जान गई है। अच्छा, क्योंकि उनका जो
मोटापे की वजह, जो गले में जो दिक्कत था उनका, जो खर्राटे की वजह से भले ही ट्रीटमेंट, ओवरवेट भी एक इसकी समस्या है। तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, हम लोग खर्राटे बोलते हैं, लेकिन खर्राटे की वजह से क्या होता है, हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। मतलब 10 mmHg से भी ऑक्सीजन ज़्यादा गिर जाता है। जब हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी अगर होती है ब्रेन में, तो ब्रेन और ये सब चीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से डैमेज होने लगते हैं, तो हार्ट भी डैमेज होने लगता है। तो ये सब बीपी, हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक आना बहुत कॉमन हो जाता है। ओके, अब जिसको माइल्ड खर्राटे आते हैं तो वो क्या रनिंग या योगा ये सबसे ठीक हो जाता है? देखो हाँ, अगर जिसको माइल्ड खर्राटे आ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें। आप खाना रात में ज़्यादा ना खाएं, जितना इवनिंग में आप खाना खा सकते हो। खाली पेट ही सोएं आप रात को, क्योंकि आपका बॉडी 4 घंटे कोई चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है। मतलब आप शाम को 6-7 बजे खाते हैं तो 11 बजे तक आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो तब सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 10-11 बजे खा रहे हैं फिर सोने जाएंगे तो सोच लो वो खाने के पचाने का प्रोसेस ही चल रहा है आपकी बॉडी में। मतलब बॉडी रेस्ट कब मिलेगा बॉडी को? तो इसलिए सबसे पहले वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाने का भी चेंज करें। वेट अगर ज़्यादा हो, यहाँ पे फैट ज़्यादा हो तो उसको भी कम करें, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। ये सब चीज़ तरीके से आप खर्राटे जो माइल्ड हैं उससे आप जाते। लेकिन खर्राटे को नॉर्मल मत लो, खर्राटे जानलेवा भी हो सकता है। बप्पी लहरी जी इसका एग्जाम्पल है। आजकल रील में भी काफ़ी खर्राटे के रील्स आ रहे हैं। अभी चालू हुए लगता है मेरे को। हाँ, पहले इतना अवेयरनेस नहीं था। मैं बेसिकली मेरे दिमाग में ये आया था कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले एक डॉक्टर ने मेरे से आके पूछे थे, डेंटिस्ट थे, सर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बोले कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ इवन यहाँ की मतलब किसी ने डायग्नोस नहीं कर पाया था, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रही है खर्राटे की वजह से। तो उनको लगा सर हमें तो ये पहली बार सुन रहे हैं, इसका अवेयरनेस ही नहीं है। तो मुझे लगा कि यार हाँ, इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे लोगों को, जो मेरे जो भाई बंधु जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए भाई, ये खर्राटे एक नॉर्मल नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नाम की बीमारी होती है। तो खर्राटे को नज़रअंदाज मत करें, खर्राटों का इलाज ज़रूर करवाएं। अच्छा, एक और बात है, जैसे काफ़ी सारी जो पुरानी बीमारियां थी, जैसे चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये जो पहले की सीवियर बीमारियां थी अब धीरे धीरे टीका या फिर मेडिसिन के कारण कम हो रही हैं। तो क्या अब नई बीमारियां इवॉल्व हो रही हैं? जैसे देखो मनीष, मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट हो रहा है तो जितनी भी इन्फेक्टिव बीमारियां मतलब मलेरिया, डेंगू, टीबी तो अभी मोदी जी बोल दे रहे हैं 2025 में ही ख़त्म कर देंगे, पोलियो, चिकन पॉक्स, मतलब सब के सब आप देखोगे विलुप्त होते जा रहे हैं। सारी जो इन्फेक्शन, जो फैलने वाली बीमारी, कोलरा, डायरिया, बोलते थे एक कुएं से सब पानी पी रहे हैं। अब इतना हाइजीन, सरकार इतनी ध्यान दे रही है, इतनी साफ सफाई, सारी भी, इवन मतलब कैंसर का भी बोलूँगा तो उसका भी टीका आने लगा है। जैसे सर्वाइकल कैंसर का भी टीका आ गया। तो जिस हिसाब से साइंस डेवलप कर रही है, ग्रोथ डेवलप, बट हम ना जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपन हाइजीन तरीके से रह रहे हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चों को हाइजीन तरीके से कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, और गाड़ियाँ मोटर भी बढ़ रही है, तो पॉल्यूशन तो है ही। तो एक हिसाब से पॉल्यूशन और ये एरो एलर्जन जो बोलते हैं, एलर्जी की समस्या, ये हमारे जैसे दिल्ली का हालत है, वहाँ का हर बच्चे को अस्थमा एलर्जी है। इतना कॉमन है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जितना वहाँ डेवलपमेंट, जितनी गाड़ियाँ मोटर, जितना पॉल्यूशन, जितना साफ सफाई, उतना हाइजीन का उतना एलर्जी। तो आने वाले टाइम में एलर्जी की समस्या हमारे बच्चों को, और कई बार तो मैं पेशेंट से सुनता हूँ, सर ये मेरा बच्चा एक गांव में था तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रायपुर में बच्चा पैदा हुआ, इसको बहुत ही सर्दी खांसी बार बार, मतलब परेशान ही रहता है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में मनीष एलर्जी की समस्या बढ़ने वाली है। तो ये एक ऐसा फील्ड है, मैं जो मेरे जो कलीग, मेरे जो आने वाले जूनियर हैं, वो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको भी लगे कि एक बार सुने कि नहीं यार, एलर्जी का फ्यूचर बहुत ही मतलब ये समस्या काफ़ी बढ़ने वाली है। और एलर्जी कोर्स मतलब अलग अलग टाइप की होगी, और मेनली जो सांस की एलर्जी है, इसके केसेस बहुत ही देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब जैसे कि कोई है बच्चा जो गांव में धूल में लपेट रहा है, लेट रहा है, खेल रहा है, तो उसको एलर्जी कम होगी। जो शहर में रहे, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, हर टाइम सैनिटाइज़र लगा रहा है, मास्क लगा रहा है, तो वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, बोला जाए, एलर्जी पे। एक ना मैं बताना चाहूँगा मनीष, थ्योरी एक इसी की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हाइजीन हाइपोथेसिस, जो तुम बात कर रहे हो। उसमें एक इस स्टडी में कुछ हज़ार लोग को, यहाँ इंडिया में बच्चे को, उनको ग्रोथ डेवलपमेंट किया गया,
कुछ हज़ार बच्चों को अमेरिका में किया गया। अमेरिका में ही शायद वो 2 जगह थी, रूरल और अर्बन एरिया। तो जो अर्बन एरिया में थे उन लोग बहुत साफ़ सफाई से रहते थे। रूरल में वहीं पे गाय भैंस मिट्टी धूल सब में बच्चे पैदा सब में करते थे, तो उनको एलर्जी कम देखा गया। और जो साफ़ सुथरे थे वहाँ उनको एलर्जी अर्बन एरिया में ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हारा एलर्जन है धूल मिट्टी उसी को मैं तुम्हें मच्छर को सब तुम्हें इंजेक्शन बना के दे रहा हूँ या तुम्हें ओरल ड्रॉप में दे रहा हूँ। तो वही बच्चा जब वो पैदा हो रहा है गांव में, वो ऑलरेडी उसका नेचुरल इम्यूनोथेरेपी काम कर रहा है, नेचुरली वो सबसे एक्सपोज होके उसका इतना स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए देखना एकदम गांव के बच्चों को एलर्जी ज़्यादा नहीं दिखेगा, शहर के बच्चे हैं और जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं उनको एलर्जी की समस्या ज़्यादा। और इनका अप्रोच कैसा है? अर्बन में जो एलर्जी के पेशेंट हैं और जो रूरल में है, तो इनका अप्रोच क्या है? मतलब कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होता है? देखिए वही मैं बताया, अर्बन में तो बहुत ही ज़्यादा समस्या इस चीज़ की, और आने वाले टाइम में बढ़ने, जितना ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट होगा उतना ही एलर्जी बढ़ेगी, वो स्वाभाविक बात है। रूरल एरिया में क्या होती है चीज़ें, क्योंकि बच्चा खुद ही सब चीज़ से एक्सपोज रहता है, वो तालाब में जाता है, मिट्टी खाता है, सब चीज़ करता है वहाँ के बच्चे, लगभग वहाँ के बच्चे, तो उनको वो समस्या उतनी एलर्जी की रहती नहीं है। अब यहाँ के बच्चे जो रहते हैं ना, जल्दी से इनको सांस फूलना, खांसी आना, बार बार ये होना, तो ये तकलीफ़ें जो है वो अर्बन में फ्रिक्वेंसीज की जाती। जो छत्तीसगढ़ की पॉल्यूटेड जगह है, जैसे सबसे ज़्यादा कोरबा है, रायगढ़ है, और रायपुर में भी ड्राई जो कार और आसपास इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, तो क्या यहाँ के पेशेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं? जी बिल्कुल सही बोला। कोरबा से तो मेरे मतलब एक संडे का मैं कभी क्लिनिक ओपन, अपना सेंटर ओपन नहीं करता था। मैं बोलता था यार संडे को तो रिलैक्स करूँ मैं, कि चलो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर यहाँ रायपुर में भी वर्क नहीं करते। बट मैंने देखा संडे को जब मतलब ओपन किया मैंने, तो क्योंकि मेरे कॉल जितने थे कोरबा से और रायगढ़ की, तब मैंने समझ में आया वहाँ पे हर घर में मतलब वहाँ इतना पॉल्यूशन है कोरबा में, रायगढ़ में, और वहाँ पे इतनी एलर्जी की समस्या है, इतनी अस्थमा, तो हर संडे में उन्हीं के लिए स्लॉट रखा रहता हूँ कि कोरबा और रायगढ़ की पेशेंट है। और एक ब्रांच आपको कोरबा में भी डालना चाहिए फिर। देखिए अब आगे अभी तो शुरुआत ये है, और धीरे धीरे अब वही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, इवन डॉक्टर अवेयर हों, जो अपने पेशेंट को देख रहे हैं, उस एरिया के पेशेंट को देख रहे हैं, रिफ़र करें, एटलीस्ट रिफ़र भी करें, और उस चीज़ों को समझे, कम से कम डायग्नोस तो करें कि यार नहीं यार तेरे को ये तू तेरे को बार बार हो रही है चीज़ें, बार बार तू दवा खा के परेशान हो रहा है, अब ये चीज़ें कुछ और है, एलर्जी है, तो इसके लिए एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिलो या फिर इसका ढंग से इलाज करो, तुम दवा खा के काम मत चलाओ अपना। अब जैसे कोरबा की बात कर रहे थे, तो अब वहाँ का पोल्यूशन तो कम नहीं कर सकते, लेकिन डेली रूटीन पे इंसान क्या करे कि ये एलर्जी से बहुत बढ़िया, अच्छा मतलब मनीष, मतलब मैं यही बताना चाहता था कि वहाँ के जो भी मेरे पेशेंट आते हैं मैं उनको जनरल मेजर करने ज़रूर बोलता हूँ। जैसे कि जो एलर्जन होती है, जो बेसिकली हमारे यहाँ मतलब डस्ट माइट होता है, हमारे यहाँ क्या पूरे हर जगह सबसे ज़्यादा डस्ट माइट, तो डस्ट माइट से बचने का तरीका होता है वो जो पेरिनियल एलर्जन, मतलब पूरे 12 महीना जिसको एलर्जी होती है ना, 90% हमारे इंडिया में कारण होता है डस्ट माइट का। फोटो में या गूगल में करके देखना, धूल के कीड़े रहते हैं, वो हमें दिखेगा नहीं। जैसे इस सोफे में मैं बैठा हूँ ना, इसके अंदर भी होंगे, भरे पड़े होंगे, इतना कॉमन है। तो उससे बचने के लिए या तो गद्दे को हफ्ते में 2 दिन धूप दिखाओ, या तो डस्ट माइट कंट्रोलर मैट्रेस कवर आता है, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, डबल बेड है, सिंगल बेड है, उसको लगाओ, महीने में 1 दिन गर्म पानी से धो दो, उसके ऊपर ही बेडशीट बिछाओ, तो सबसे पहले डस्ट माइट से अपन ऐसा बच सकते हैं, और जितना साफ सफाई रखें। दूसरा है एलर्जन जो मेन होता है वो परागकण, पॉलेन्स ग्रेन बोलते हैं, जो जैसे कि जनवरी से अप्रैल तक पेड़ के पॉलेन हवा में घूरते हैं, अप्रैल से जून तक पौधे के पॉलेन। जैसे ये ठंड का मौसम में जिनको एलर्जी होती है वो घास के परागकण से एलर्जी होती है, तो ये ट्रेंड देखा गया है। तो हम हिस्ट्री से ऐसा डायग्नोस करते हैं कि भाई इनको पर्टिकुलर कौन से ट्रेंड में एलर्जी हो रही है, हम कौन सा एलर्जी टेस्ट में कौन सा इनको मैं एलर्जन का इम्यूनोथेरेपी दूंगा तो ये ठीक होंगे। तो अब उससे कैसे बचें परागकण से? आप जब भी बाहर निकलते हो, स्कूटी में निकल रहे हो, घूमने निकल रहे हो, वो कपड़ा बाहर का बाहर ही रखो, घर के कपड़े ले होने चाहिए जहाँ आप सोते हो सके तो बाल में बचने की या तो हेलमेट पहन रहे हो या कैप पहनो या मास्क लगाओ, और आके एक बार सोने से पहले शॉवर ले लो। लड़कियां जो होती हैं वो कवर करके रखें बाल को, उससे क्या होगा, उनको जो पॉलिन ग्रेन से जो एलर्जी है वो बचे। और रूम में सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा रूम में रहते हैं,
रूम की खिड़कियां बंद करनी है, जिससे ताकि बाहर के पॉलन ग्रेन जो पराग कण है वो अंदर ना आए। और रूम पे एक एयर प्यूरीफायर आता है आजकल, तो वहाँ पे कोरबा में तो मैं बोलता हूँ घर में सभी को Compulsory अपने है। रूम में एयर प्यूरीफायर रख लेना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को सब्सिडी में देना चाहिए वो। हाँ, एयर प्यूरीफायर आजकल तो एसियाँ भी ऐसे बन रहे हैं कि एयर को प्यूरीफाई करें। तो ये तरीका है। और बाकी जैसे फंगस हुआ तो वॉल को पेंट करो, जिससे सिलन नहीं रहेगी, फफूंद नहीं लगेगा। अगर आप पेट लवर हो, कई लोग को कैट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, डॉगी से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो डॉग कैट से अगर समझ में आता है एलर्जी है तो वो मत, उसके लिए अलग कमरा बनवाओ। अलग कमरा अलग करो, अलग सेपरेट करो। इसके बाद तुम्हारा एलर्जन में बचता है खाने पीने की चीज़ें। तो मैं 5 सुपर फूड एलर्जन बताऊंगा सबको, जो मतलब सबके पेशेंट में लगभग ये एलर्जी जो अभी तक जो 10 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस है। सबसे पहले नट की एलर्जी। नट की एलर्जी में सबसे ज़्यादा होता है बादाम और पिस्ता। तो ये नट की एलर्जी ना बहुत ही कॉमन रहती है। तो एक बार कोशिश करो, देखो कि मेरे को ये पर्टिकुलर बादाम खाने से तो एलर्जी नहीं बढ़ रही, मेरे को इससे खाने से नहीं हो रही। दूसरा एलर्जन आता है मिल्क में मिल्क प्रोडक्ट, कुछ भी चॉकलेट, केक, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो। तीसरा होता है एग में भी होता है, एक तो अंडा, कच्चा अंडा का ऑमलेट या तो बॉयल अंडा। 2 प्रोटीन होता है उसमें अंडे में, एक तो थ्रोम्बोलेबाइल, एक तो थ्रोम्बोस्टेबल। थ्रोम्बोलेबाइल मतलब अगर तुम अंडे को गर्म करके बॉईल करके खाओगे तो एलर्जी नहीं होगा, क्योंकि जो थ्रोम्बोलेबाइल वाला प्रोटीन मर जाता है और थर्मोस्टेबल जिंदा रहता है। अच्छा, तो ये भी एक है फूड एलर्जन में। और मेन जो अपना जो फूड एलर्जन है, सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा सोयाबीन। हमारे छत्तीसगढ़ी लोग जो है ना, सोयाबीन का तेल और सोयाबीन का बड़ी बहुत यूज़ करते हैं। और सोयाबीन का बड़ी तो पूछ ले भाई का साग बने हो तो सोयाबीन की बड़ी तो सोयाबीन की बड़ी इतना ज़्यादा सुपर फूड एलर्जन है, वो जब वो खाएगा उसको रात को अस्थमा का अटैक आना ही आना है। उसको जो सर्दी है उसकी बहना ही बहना है, स्किन में खुजली बढ़ना ही बढ़ना है अगर वो सोयाबीन खा रहे। तो ये 5 फूड एलर्जन मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा गौर करें, इनको देखें। अब पॉल्यूशन की बात हो गई है तो अपन थोड़ा स्मोकिंग पे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये अभी एक सीरियस टॉपिक है। ठीक। मतलब एक परिवार में तुमने सबको पकड़ लिया, एक स्लीप वाले को पकड़ लिया, एक एलर्जी वाले मिल जाते हैं, और स्मोकिंग करने वाले बंदे तो रहेंगे ही रहेंगे। एक खानदान में मतलब 10-15 तो मिल ही जाएंगे आपको। बिल्कुल। स्मोकिंग का सेंस है मतलब टोबैको यूज़र। बेसिकली हमारा मुद्दा ही टोबैको है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन जो एडिक्शन होता है वो टोबैको से ही होता है, मतलब ये सही बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखो, चलो अल्कोहल के मामले में बात करें तो पंजाब के बाद तो सेकंड नंबर में अपन आते हैं। और टोबैको यूज़र सबसे ज़्यादा जो होता है, गांजा टोबैको यूज़र, वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। उसके अलावा तो ठीक है, ये तो रिकॉर्ड में आता है। इसके अलावा जो स्मोकर हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, जो जैसे ही साला 12th पास करते हैं और कॉलेज में जाते हैं, उस एज वाले जो स्मोकिंग करते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि ये इतना बुरा एडिक्शन है, हर जगह मिलता है, सस्ते में रहता है, और हर जगह अपन कर लेते हैं। उसके बाद मौत फ्रेशनर, उसके बाद कुछ भी तरीके से उसको छुपाया भी जाता है, तो वो घर वाले से छुपा लेते हैं। तो ये स्मोकिंग, अब उनको पता सबको है कि उसमें डिब्बे में लिखा रहता है स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग से दुनिया भर का लिस्ट गूगल में डाल के देखेंगे तो नाखून से लेके कुछ भी हिस्सा नहीं बचता जो स्मोकिंग से नुकसान होता है, फिर भी पीते हैं। और उसको छोड़ना उन लोग उनके लिए प्रेशराइज हो जाता है वो वर्क। तो मेरा जो है स्मोकिंग सजेशन का काम, नशा मुक्ति केंद्र। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूँगा मनीष इसके बारे में, कि जैसे अभी तक का जो भी स्टडी हुआ है, हम जो बुक में पढ़ते हैं, लोग जो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है कि भाई स्मोकिंग तुम्हारा कैसे हम छुड़वाएं। जैसे कि आप मेरे पास आए हो, आपने बोला कि सर मेरे को स्मोकिंग छोड़ना है, और जैसे 1-2 पेशेंट की मैं बात करूं, जैसे कि वो बोलते हैं कि कोई अच्छे हाई फाई भी रहते हैं, सर मैं तो अमेरिका का ब्रांड पीता हूँ सर, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल बीड़ी में भी आ जाता हूँ, लेकिन स्मोकिंग नहीं छूटता सर मेरे से। और मैं बहुत कोशिश किया, बुक पढ़ा, डॉक्टर से मिला, उन लोग निकोटिन का चिंगम दे देते हैं, पैच दे देते हैं, वो लगाता हूँ, जब तक लगाता हूँ ठीक रहता है, जैसे ही लगाने के बाद फिर मेरी स्मोकिंग चालू हो जाती है। लोग बोलते हैं विल पावर होनी चाहिए, सर कितना भी विल पावर करूँ, अगर मैं अकेला रहूँ और सिगरेट का डब्बा रहे तो साला उसको पीऊँगा ही मैं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो। इवन मैं तो ऐसे पेशेंट देखा हूँ मनीष, जिनका कैंसर हो चुका है, वो गले में मतलब सांस की नली में ट्यूब लगी, इससे स्मोकिंग करते हैं। सोचे ना मुंह खोल पा रहे, फिर भी इतना स्मोकिंग का लत है कि इससे करो। उनके दिमाग में ये है कि ये तो अब नहीं छूट सकता, क्योंकि हमने सब कर लिया। क्योंकि
अभी तक जो भी उनने पद्धति अपनाई है, कोई डॉक्टर बोलता है जो भी इसका, अभी भी मैं भी जो बुक में पढ़ा था कि भाई 21 दिन का प्लान है, 21 दिन पहले टारगेट रखो, सिगरेट कम करते जाओ, 5 से 4 करो, 4 से 3 करो, 3 से 2 करो, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी। लोग करते भी, कई लोग कर पाते हैं, 90% लोग तो नहीं कर पाते, 10% लोग करते हैं, उसमें भी 90% लोग 2-3 महीने फिर से स्टार्ट, भाड़ में जैसा मेरे को, ठीक है, ये ऐसे ही सिलसिला चलता है। बट मैं जो तरीका है, मैंने जो एक एप्लीकेशन से भी देखा है, एक 32 साल का युवक था, उसने अपने, मतलब वो 10 साल से स्मोकर था, उसने ये एप्लीकेशन एक बनाया है क्यूट श्योर करके। उसका एप्लीकेशन मैंने भी रीड किया, मैंने पढ़ा भी, उसका तरीके मैंने जो देखे हैं, उसने जो बताया है वो तरीका, ये एप्लीकेशन तुम गूगल प्ले स्टोर में जाके क्यूट श्योर करके 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लो अपने में, जिनको स्मोकिंग की दिक्कत होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है। मैं उसमें से कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड मतलब लोगों या हमारे जनता को मैं यही समझाना चाहूँगा, जैसे कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम सोच के चलाते हो कि गियर चेंज करना है, तुम बैठते हो जहाँ पहुँचना रहता है वहाँ पहुँच जाते हो, तुम सोच के चलाते हो 1 गियर में जाऊँगा, 2 गियर में जाऊँगा, 3 गियर, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक जाता है, काम कर रहा है अपना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो काम कर रहा है। इस एप्लीकेशन के तरीके और इसमें जो तरीके हैं, जो वीडियोस हैं, उसमें आपको बार बार ये चीज़ें याद दिलाता रहेगा, 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है उस वीडियो में, तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको समझ, बेसिकली वो क्या करता है, आपको बुरा एक्सपीरियंस करवाता है। कैसे? जैसे कि तुम देखोगे जो सिगरेट पीता है, 100% लोगों को देखोगे कोई तो मोबाइल में लगा रहेगा, ठीक, या तो कोई किसी से बात करता रहेगा, या कोई कुछ सोचता रहेगा, किसी का ध्यान सिगरेट पे नहीं रहता, बट सिगरेट पीते रहते हैं, है ना, यही होता है। तो क्या होता है कि हमें उस ऐप के थ्रू वीडियो में ये बताया जाता है कि तुम सिगरेट को देखते रहो जब तक पी रहे हो, उसमें तुम्हें ना कोई फोर्स करूँगा मैं कि भाई तुम्हें 15 दिन का टारगेट है, तुम्हें धीरे धीरे, तुम साला जैसा पीते हो सिगरेट वैसे ही पियो, 7 दिन में मैं तुम्हारा सिगरेट बंद करवाऊँगा। तुम जैसा सिगरेट पीते हो, जितने टाइम पीते हो वैसे पियो, है ना, जब तुम्हें मन करता है उसी समय सिगरेट पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, पहले तो उसके बारे में सोच लो। देखो, स्मोकिंग जो है, 20 सिगरेट मिलाएंगे तो एक सांप के जो डंक रहता है उसके बराबर जहर रहता है। अच्छा। 20 सिगरेट के टोबैको का, है ना। टोबैको का एक एडिक्शन होता है, गंदा एडिक्शन, उसके बोलते हैं 1 to 1 फिनोमिना। मतलब आपने एक सिगरेट पिया तो वो दूसरे सिगरेट पीने के लिए आपके दिमाग में जोर कर देगा कि मुझे दूसरा सिगरेट पीना है। तो वो दूसरा सिगरेट जब पिया तुमने तो तीसरे सिगरेट के लिए तुम्हारे दिमाग में वो कर देगा ट्रिगर। तो ये वो फिनोमिना बोलते हैं उसको, 1 by लैडर फिनोमिना बोलते हैं। वो बेसिकली रहता है। और उससे जैसे तुम पी रहे हो तो तुम्हारे लिप्स काले होंगे, मसूड़े काले होंगे, जो तुम्हारी एपिथेलियम है ना, सारा चीज़ वो बताएगा पूरा अच्छे से डिटेल कि क्या क्या तो नुकसान है तुम्हारा। अच्छा। और वो ये भी बताएगा ये तुम्हारा साला अंधविश्वास है। क्यों? साला तुमने शाहरुख खान को देखा है, सारे हॉलीवुड में मूवी में देखा है, भैया कूल स्टाइल आता है, समझ रहा है, देखा शाहरुख खान को, साला सबसे स्टाइल आता है। वो जो मज़ा है, वो जो एड्स में जो अपन देख रहे हैं उसमें जो मज़ा आ रहा है, वो उसको देख के हमारे दिमाग में क्या कर रहे हैं लोग, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना हमारे दिमाग में बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कि नॉर्मल है ये, खेल रहे हैं। हाँ। हर जगह तुम्हें देखेंगे, कभी वो एड कर रहा है, कभी टोबैको का, कभी स्मोकिंग का। हाँ यार, ये तो साला पार्टी में पी रहे हैं, इन लोग पी रहे हैं तो साला है, होगा क्लास। हीरो को देखोगे तो हीरो पिएगा। मैं भी देखा था बॉलीवुड एक्टर, जब मैं भोपाल में था, शूटिंग चलती थी, अक्षय खन्ना आता था, स्मोकिंग पीता था, जो भी है। कई लोग को हीरो को, अरे यार ये तो स्टाइल है। तो लोगों को ये रहता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है, मिथ है, अंधविश्वास है कि इससे पीने से मेरा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे साथ जो गलत होना है होगा ही, सिगरेट पीने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। तुम क्या टेंशन में पीते हो कि नहीं भाई वो ठीक हो जाए। कई लोग बिना टेंशन के आप टाइम पास पीते हैं, लेकिन कई लोग छोड़ते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस से नहीं, अब कुछ स्ट्रेस हो गया, अब मेरे को पीना है, जबकि पीने से कोई समस्या का सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो वो सब चीज़ ऐप में बताया है, जब तुम उससे को अच्छे से पढ़ोगे। तो वो मैं बता रहा था, इस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जैसे तुम सिगरेट पी रहे हो, तो जो भी अभी करंट स्मोकर हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, और जो मतलब उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अभी आप जब सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट के स्मोकिंग के देखते रहो आप, जब जैसा जल रहा है, और उसके धुएं को जब ले रहे हो तो उसको फील करो कि वो मुंह में जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब कॉन्शियस होकर करना है उसको। अब कोई भी फ्रेगनेंस सिगरेट मत,
नॉर्मल सिगरेट पियो, जो भी पीते हो, बस इतना मैं बोलूँगा, मिंट वाला मत पी यार। सिगरेट पी, मैं तेरा सिगरेट नहीं पीने के लिए मना कर रहा हूँ, तू पी, वो तू फील करेगा, जैसे तू धुआं जाएगा तेरे गले में जाएगा, अंदर जाएगा, कुछ हुआ क्या है, सांस कुछ फील हो रहा है क्या, फिर तू पी। तू मतलब अगर 3 मिनट पी रहा है सिगरेट तो पूरा जलते तक सिगरेट को देखना है और कोई चीज़ नहीं सोचना है, और उसके बाद पीना है। उसके बाद कोई माउथ फ्रेशनर नहीं, कोई कुछ नहीं है, जो भी गंध आ रही है तुम्हारे हाथों से उसको सूंघते रहना, बीच बीच में अपने आप को फील करना है कि मैं क्या पी रहा हूँ। तो 2 चीज़ करना है अपन को, ना कोई फ्रेगनेंस वाला पीना है, ना कोई माउथ फ्रेशनर यूज़ करना। तो ये 7 दिन का प्रैक्टिस है, उसमें बस करना है बार बार यही। कभी देखना कोई सिगरेट पीता है उसके चेहरे में खुशियाँ नहीं दिखेगी, हाथ ये इस पे मतलब माथे पे सिकंज दिखेगा कि पी रहा है, तो वो खुशी से नहीं पी रहा है। तो ये चीज़ है तरीका। तो मैं चाहता हूँ जितने भी स्मोकर हैं वो ऐप को डाउनलोड करें, एक बार सीखें। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो मैं तो बैठा ही हूँ। जितनी भी बातें आज हुई हैं, चाहे वो स्नोरिंग को लेके हो, एलर्जी को लेके हो, या फिर स्मोकिंग को लेके हो, मतलब मुझे तो नहीं पता थी, और मुझे नहीं पता मतलब नॉर्मल लोग इसके बारे में सर्च भी नहीं करते होंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग इन पॉडकास्ट और इतनी सारी डिटेल दी। तुम्हारे माध्यम से मैं हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों से भी मतलब देख रहे हैं मेरे से, मतलब देख रहे हैं, मतलब मैं उन लोग से मिल पा रहा हूँ, मेरी बातें उनको बता पा रहा हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस है उनको फैला पा रहा हूँ। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर कमिंग।